पूरी टीम के चेहरे खुले रह गए। अरे, वे गए कहाँ? एक ने हकलाते हुए कहा। क्या वे गायब हो गए? दूसरा बोला, क्या वह कोई उच्च स्तर की मूवमेंट तकनीक थी? लेकिन तब तक वे दोनों बहुत दूर जा चुके थे। 10 किलोमीटर दूर लू शेंग सड़क किनारे खड़ा टैक्सी रोक रहा था। टैक्सी के अंदर डॉम किंग्स ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, हमें डेलिंग माउंटेन के नीचे ग्रीन लेक विला ले चलिए। ड्राइवर खुशमिजाज आदमी था। कोई समस्या नहीं, आराम से बैठिए, मैं तुरंत पहुंचा देता हूं। ड्राइवर बार बार रियर मिरर से उन्हें देख रहा था। माफ करना, क्या आप दोनों कोई सेलिब्रिटी हैं? सिर्फ चेहरे ही नहीं, आप दोनों की आभा भी अलग है। इतने साल ड्राइविंग की है, लेकिन आप जैसे लोग पहली बार देख रहा हूं। आप दोनों तो बिल्कुल स्वर्ग में बने जोड़े जैसे लगते हैं। उसकी सच्ची तारीफ सुनकर लू शेंग मुस्कुरा दिया। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। हम बस घर जा रहे आम लोग हैं। लू शेंग हंस पड़ा और डॉम किंग्स से बोला, किंग्स, याद रखना, इस ड्राइवर को 100 RMB टिप देना। आदमी की नजर बहुत तेज है। डॉम किंग्स ने मजाक में उसका हाथ दबाया और मुस्कुरा दी। टैक्सी की साधारण यात्रा उसे अजीब तरह से ताज़ा महसूस करा रही थी। ड्राइवर की बातें भी उसे परेशान नहीं कर रही थीं। वह खुद बातचीत में शामिल हो गया। यात्रा के दौरान उसके दिल में क्यूआई का प्रवाह लय में चलने लगा और उसे अनजाने में एक नई सांस लेने की तकनीक का एहसास हुआ। आधे घंटे बाद टैक्सी उनके गंतव्य के पास रुकी। ड्राइवर ने दूर खड़े लग्जरी वाहनों और सुरक्षा को देखा। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। क्या आप दोनों अंदर जा भी पाएंगे? लू शेंग ने किराया दिया और मुस्कुराया। चिंता मत करो ड्राइवर, हम अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ड्राइवर हंस पड़ा। डेलिंग माउंटेन के नीचे स्थित ग्रीन लेक विला डोंग परिवार का शानदार निजी निवास था। इस समय विला के आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जैसे किसी चींटी के बिल को छेड़ दिया गया हो। चारों तरफ तेज निगाहों वाले मार्शल आर्टिस्ट बॉडीगार्ड गश्त कर रहे थे। कोई भी सामान्य इंसान भी समझ सकता था कि ये सारी भारी सुरक्षा और तैयारी सिर्फ लू शेंग के स्वागत के लिए की गई है। लू शेंग और डॉम किंग्स गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूरी से यह सब नजारा देखने लगे। यह देखकर लू शेंग ने सच में हैरानी से सीटी बजा दी। कमाल है, यहां तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ससुर से मिलने के लिए इतनी बड़ी तैयारी? लगता है हमें साइड से चुपचाप अंदर घुसना पड़ेगा। डॉम किंग्स ने भीड़ पर एक तेज नजर दौड़ाई और तुरंत एक परिचित आकृति को पहचान लिया। उधर गेट के पास देखो, उसने धीरे से कहा, वह किन शाओजून है। लू शेंग मुस्कुराया। अरे, उसे देखो, चलो उसे सरप्राइज देते हैं। उस समय किन शाओजून पत्थर के खंभे से टिककर आराम से सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी और मुड़कर देखा, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन दोनों को अचानक सामने देखकर वह इतना चौंक गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाया और लगभग जमीन पर गिर ही गया। अरे, सच में तुम दोनों हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से कहा। लू शेंग ने मजाक में उसे छेड़ा। अरे, जरा ध्यान से बात करो। जनरल को देखकर सलाम नहीं करोगे? सीधे खड़े हो जाओ, मुंह बंद रखो और थोड़ा सम्मान दिखाओ। किन शाओजून का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लू शेंग, ज्यादा मत उछलो। भूल मत कि डॉम किंग्स से तुम्हारी मुलाकात करवाने वाला मैं ही था। जरा शर्म करो। लू शेंग हंस पड़ा और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया।
अरे मजाक भी नहीं समझते। बहुत समय हो गया इंस्ट्रक्टर किन। किन शाओजून एक पल के लिए रुका, फिर गंभीरता से उसका हाथ मिलाया। हाँ, सच में बहुत समय हो गया। लेकिन सच बताओ लूशेंग, क्या तुम दोनों यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि राजधानी में फैल रही बड़ी खबर तुम्हें भी पता चल गई? लूशेंग ने सिर टेढ़ा किया, बिल्कुल उलझा हुआ दिख रहा था। बड़ी खबर? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। आखिर आज ऐसा क्या हुआ है कि सब इतने उत्साहित हैं? किन शाओजून पास आकर धीरे से बोला, तुम दोनों सच में खबरों से दूर हो। सब लोग ड्रैगन ब्रिगेड के नए गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। वह दुनिया भर में घूम रहा है और मार्शल सेंट्स को एक के बाद एक हरा रहा है। लोग कह रहे हैं कि वह सभी मास्टर्स से आगे निकल चुका है और जो नई बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक सेना में चल रही है वही उसकी बनाई हुई है, पूरी तरह क्रांतिकारी। डॉन्ग किंग्स भी यह सुनकर चौंक गई। क्या सच में वह इतना अजेय है? दुनिया के सभी मार्शियल सेंट्स को हराना तो अकल्पनीय है। लूशेंग, क्या तुम उससे कभी मिले हो? मुझे तो बस इतना पता है कि तुमने एक्सट्रीम दाओ मार्शियल सेंट को हराया था। यह सुनकर लूशेंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने अभी तक डॉन्ग किंग्स को अपनी सारी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ किन शाओजून ही नहीं, डॉन्ग किंग्स भी नहीं जानती थी कि जिस राक्षस की बात हो रही है वह उसका अपना पति है। ड्रैगन ब्रिगेड के नए गॉड के बारे में बहुत लोग जानते थे, लेकिन उसकी असली पहचान बहुत कम लोगों को पता थी। डॉन्ग किंग्स तो बस यह समझती थी कि लू शेंग को ब्रिगेड ने उसकी प्रतिभा की वजह से ऊंचा दर्जा दिया है। लू शेंग इस बार आकर सच बताने वाला था, लेकिन अब हालात अजीब हो गए थे। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं लगा था कि सेना मेरी पहचान इतनी सख्ती से छिपाकर रखेगी। मैं तो सोच रहा था कि कहीं बहुत ज्यादा प्रचार न हो जाए। लेकिन डॉन्ग परिवार के गेट पर भीड़ देखकर लगता है सबको पता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। मैं किंग्स को आखिर में बताने वाला था। बस उम्मीद है कि उसे गुस्सा नहीं आएगा कि सच सबसे आखिर में उसे ही पता चला। किन शाओजून ने फिर सवालों की बौछार शुरू कर दी। वैसे उस आखिरी ऑल मिलिट्री ड्रिल में आखिर हुआ क्या था? सारी जानकारी दबा दी गई है। पूरा मामला टॉप सीक्रेट कर दिया गया है। कुछ तो बताओ। आखिर तुम भी अब मार्शल सेंट स्तर के करीब हो, उस बड़े आदमी से बस एक कदम पीछे। तुम्हें जरूर कुछ पता होगा। डॉन्ग किंग्स ने बीच में बोलते हुए हाथ बांध लिए और लू शेंग को देखा। तुम खुद कह रहे हो कि यह टॉप सीक्रेट है, फिर पूछ क्यों रहे हो? और वैसे भी लू शेंग ने अभी तक मुझे भी उस ड्रिल के बारे में कुछ नहीं बताया। लू शेंग के अंदर घबराहट और बढ़ गई। अब उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। अरे मैंने नहीं पूछा, ये खुद पूछ रहा है। लू शेंग घबराकर बोला। डॉन्ग किंग्स की नजर तेज हो गई। तो अब दोष भी उस पर डालोगे? इतने राज छिपाकर रखे हैं तुमने। लू शेंग की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा। किन शाओजून ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, वहां आराम से बात करेंगे। मैंने सुना है कि वह महान व्यक्ति अभी किसी भी समय यहां पहुंच सकता है। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों खास उसी से मिलने आए हो, लेकिन लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा अनजान हो। डॉन्ग किंग्स ने सोचा, इतना शक्तिशाली व्यक्ति हमारे डॉन्ग परिवार के घर क्यों आएगा? किन शाओजून ने एक उंगली उठाकर कहा, अफवाह है कि वह यहाँ कॉन्क्यूबाइन चुनने आया है। सिर्फ डॉन्ग परिवार ही नहीं, इसके बाद वह हमारे किन परिवार और फिर वैन परिवार भी जाएगा।
राजधानी के कई बड़े परिवारों में जाकर वह सबसे अच्छी उम्मीदवार चुनने वाला है। सोचो, किन शाओजून बोला, जितना शक्तिशाली मास्टर होता है उसका जेनेटिक लेगेसी उतना ही कीमती होता है। उसके बच्चे भी जरूर जबरदस्त मार्शल टैलेंट लेकर पैदा होंगे। यह सुनकर लू शेंग का खून लगभग खौल उठा। लू शेंग की आंखें ठंडी हो गईं। उसने मुंह का कोना पोंछा और मन ही मन गालियां देने लगा। आखिर ये बेकार अफवाह फैला कौन रहा है? यह तो किसी सस्ती कहानी जैसा लग रहा था जिसमें कोई दानव राजा हरम बनाने निकलता है। लू शेंग ने किन शाओजून को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुमने ये बकवास सुनी कहाँ से? लेकिन किन शाओजून बिल्कुल शांत था। इतनी बड़ी बात क्या है? मार्शल सेंट का कंसोर्ट चुनना तो पुरानी परंपरा है। एक्सट्रीम मार्शियल सेंट्स भी पहले ऐसा कई बार कर चुके हैं ताकि उनकी वंश परंपरा चलती रहे। किन शाओजून और भी ज्ञान देने लगा। ड्रैगन डिवीजन ने आखिरकार एक गॉड टियर इंसान पैदा किया है। अगर वे कम से कम 17-18 उच्च स्तर की पत्नियां नहीं ढूंढेंगे ताकि ढेर सारे बच्चे हों, तो वहां बैठे बूढ़े नेता शायद हार्ट अटैक से मर जाएंगे। उसने लू शेंग के कंधे पर हाथ रखकर शरारती मुस्कान दी। और सुना है हमारा नया गॉड ऑफ वॉर अभी काफी जवान है। समझ रहे हो न इसका क्या मतलब है? हार्मोन जोर से काम कर रहे होंगे। 17-18 औरतें भी शायद कम पड़ जाएं। वह उंगली उठाकर बोला, मेरे अनुभव के हिसाब से और इस भर्ती की स्केल देखकर मैं कहूंगा कि वह कम से कम लू शेंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। किन शाओजून ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, गॉड ऑफ वॉर को कम से कम 100 पत्नियां चाहिए होंगी। सेना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह जरूरी है। यह पूरी तरह नंबर का खेल है। लू शेंग का चेहरा अंधेरे जैसा हो गया। अगले ही पल उसने बिना सोचे किन शाओजून के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। तुम यहां खड़े होकर ये बेवकूफी भरी अफवाहें फैला रहे हो? नकली खबरें फैलाने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। किन शाओजून ने सिर पकड़ लिया। अरे, तुम्हें क्या हुआ? ये अफवाह नहीं है। यह पूरी तरह तार्किक है। तुम समझोगे नहीं, ये हाई लेवल मार्शल पॉलिटिक्स है। उसने हाथ हिलाया, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर ठहर गया। उसने ठोड़ी पकड़कर डॉम किंग्स की ओर गंभीरता से देखा। वह लू शेंग के पास झुककर धीरे से बोला, सुनो, जब वह गॉड ऑफ वॉर आए तो किसी तरह डॉम किंग्स को छिपा देना। अगर उसकी नजर उस पर पड़ गई तो तुम्हारा खेल खत्म। यह सुनकर डॉम किंग्स का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में चिंता दिखने लगी और वह थोड़ा और पास आकर लू शेंग की बाह पकड़ ली। यह सब बकवास सुनकर लू शेंग बस लंबी सांस ही छोड़ सका। खुद के बारे में ऐसी चेतावनी सुनना सच में अजीब था। तीनों बातें करते हुए विला की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक मुख्य दरवाजे से लोगों का बड़ा समूह बाहर आया। शाओजून, तुम आखिर आ ही गए। एक आदमी सूट पहनकर उनकी ओर बढ़ा। वह करीब 40 साल का था, मजबूत शरीर वाला, और चेहरा भी किन शाओजून से मिलता जुलता था। किन शाओजून के माथे पर फिर पसीना आ गया। ओह नहीं, मेरा बड़ा भाई आ गया। और उसके साथ वो झंझट वाला पूरा ग्रुप भी। मुझे आज घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। वह आदमी पास आया और पहले लू शेंग को देखा, फिर डॉम किंग्स पर नजर टिक गई। वह मुस्कुराया। किंग्स, आखिरी बार जब देखा था तब तुम यूनिवर्सिटी से नई नई निकली थी। अब तो पहचानना भी मुश्किल हो गया। डॉम किंग्स ने विनम्रता से सिर हिलाया। काफी समय हो गया। नमस्ते किन जियाओ यांग। किन शाओजून जल्दी से बोला, भाई मैं परिचय करा दूं। यह लू शेंग है,
ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का जनरल और किंग्स का साथी। और यह मेरे बड़े भाई किन जियाओयांग हैं। जनरल शब्द सुनते ही किन जियाओयांग की आंखों में चमक आई। उसने आश्चर्य से लू शेंग को देखा और फिर हाथ बढ़ाया। मुझे खुशी हुई, मैं किन जियाओयांग हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक सुनहरे बालों वाला युवक आगे आ गया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्या कहा तुमने? वह बोला। किंग्स का बॉयफ्रेंड। यह लड़का उसका साथी है। उसका नाम वैन याओ था। डोंग किंग्स ने उसे पहचान लिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वैन याओ ने लू शेंग को घूरा और फिर डोंग किंग्स से बोला, किंग्स, सच बताओ, कब से तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए था? डोंग किंग्स की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। और इससे तुम्हें क्या मतलब? किन शाओजून तुरंत बीच में आ गया। वैन याओ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें किंग्स पसंद है तो क्या हुआ? उसे तुमसे कोई मतलब नहीं। उसने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया, फिर भी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी की कर्जदार हो। वैन याओ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किन शाओजून, तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? किन शाओजून ने हंसते हुए बाजू चढ़ा ली। अगर लड़ना है तो आ जाओ। देखता हूं विदेश जाकर तुमने क्या सीखा है। बस, किन जियाओयांग ने जोर से कहा। उसकी ग्रांड मास्टर आभा फैल गई और माहौल तुरंत शांत हो गया। किन जियाओयांग ने लू शेंग की ओर मुड़कर सम्मान से हाथ जोड़े। जनरल लू, इस असभ्य दृश्य के लिए क्षमा चाहता हूं। फिर उसने कहा, किंग्स, कृपया जनरल लू को अंदर ले जाइए। डोंग किंग्स ने सिर हिलाया और लू शेंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। लू शेंग, चलो यहां समय बर्बाद मत करो। रुको, तुम पछताओगे। वैन याओ गुस्से में थूकते हुए बोला और तुरंत मुड़कर तेजी से वहां से भाग गया। किन शाओजून ने उसके चेहरे का भाव देखते ही समझ लिया कि वह कोई बेहद मूर्खतापूर्ण काम करने वाला है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने पीछे से जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। धत! किन शाओजून ने सिर पकड़ लिया। उसे लू शेंग की नहीं, बल्कि वैन याओ की आने वाली बर्बादी की चिंता थी। यह बेवकूफ अभी अभी बाहर से आया है। इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि लू शेंग ने अकेले मार्शल सेंट शी को कुचल दिया था। शायद वह अपनी इज्जत बचाने के लिए मदद ढूंढने जा रहा है। लेकिन अगर उसने हमारे परिवारों को गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ खड़ा कर दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। किन जियाओयांग ने तुरंत खुद को संभाला और फिर से सम्मान से हाथ जोड़कर झुक गया। जनरल लू, इस अपमानजनक स्थिति के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैं सच में नहीं चाहता था कि मामला इतना बढ़ जाए, उसने धीरे से कहा। किन शाओजून और डोंग किंग्स तुरंत लू शेंग को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लू शेंग वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी और पछतावा दिखाई दिया। उसने हल्की सांस लेते हुए कहा, शायद मुझे शुरुआत में ही थोड़ा शानदार एंट्री करनी चाहिए थी। अगर ऐसा करता तो ये सस्ता ड्रामा ही नहीं होता। अब समझ आया ताकत दिखाने का असली मतलब क्या होता है। यह घमंडी नौसिखियों को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके आसपास खड़े लोग उसे खाली नजरों से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। डोंग किंग्स ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। ताकत दिखाना? लू शेंग, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ताकत दिखाना, उसने दोहराया। यह शब्द उस शांत और विनम्र आदमी के मुंह से अजीब लग रहा था जिसे वह जानती थी। तभी अचानक आंगन में जोर की आवाज गूंजी। वही है। वैन याओ वापस आ गया था और इस बार उसके साथ कुछ और लोग भी थे। वह दूर से ही लू शेंग की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया,
यही है वह कमीना जो मेरी औरत छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ आए कई ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़े। वे अपनी गर्दन घुमाते हुए और सीना तानकर घमंड से बोले, देखते हैं कौन है जो हमारे भाई को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने लू शेंग का शांत चेहरा देखा, वे अचानक रुक गए। उनकी अकड़ तुरंत गायब हो गई। रुको, ये क्या? यह ईगल किंगडम के नीली आंखों वाले मार्शल आर्टिस्ट्स के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके शरीर कांपने लगे, माथे से पसीना बहने लगा। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह वही राक्षस था जिसने वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट में सबको कुचल दिया था। अगले ही पल वे सब एक साथ घुटनों पर गिर गए। हे भगवान, हमें पता नहीं था कि यह आप हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हे भगवान! वैन याओ पूरी तरह उलझ गया। उसने अपने घुटनों पर गिरे साथियों को देखा और चिल्लाया, आप लोग क्या कर रहे हैं? उठो और उसे खत्म करो। लेकिन वे लोग सिर झुकाकर जमीन पर माथा टेकते रहे। लू शेंग जेब में हाथ डाले खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसने हल्की सांस लेकर कहा, बस अब यह नाटक खत्म। अब मुझे अपनी असली पहचान दिखानी ही पड़ेगी। धीरे से उसने एक उंगली आसमान की ओर उठाई। उसी क्षण उसके शरीर से एक रहस्यमयी और प्राचीन आभा फैलने लगी। यह आभा पहले भारी दबाव की तरह थी, फिर तेजी से ऊपर उठने लगी। वैन याओ कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? किन जियाओयान और डोंग किंग्स भी चौंक गए। उनकी आंखों के सामने लू शेंग की शक्ति का भयानक विस्फोट हो रहा था। किन जियाओयान ने फुसफुसाकर कहा, यह धर्मा इमेज है, फिर खुद ही बोला, नहीं, यह तो लू शेंग की ची और ब्लड से बना फिजिकल अवतार है। लू शेंग का धर्मा इमेज लगातार बढ़ता गया। पहले 10 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 1000 मीटर। जैसे ही उसकी शक्ति 1 किलोमीटर तक पहुंची, धरती तक कांपने लगी। माहौल भारी और गंभीर हो गया। हर व्यक्ति उस दिव्य दबाव को महसूस कर रहा था। जब उसकी आभा 2000 मीटर तक पहुंची तो किन जियाओयान पागलों की तरह बुदबुदाया, यह अभी भी बढ़ रही है, यह असंभव है। फिर आभा 3000 मीटर, 5000 मीटर और फिर 10,000 मीटर पार कर गई। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। फिर 20,000, 30,000 मीटर, मानो आसमान तक पहुंचने वाली हो। हवा तक हट गई और डॉम किंग्स व बाकी लोग पीछे धकेल दिए गए। नीचे घुटनों पर बैठे विदेशी लोग हाथ उठाकर सलाम कर रहे थे। ग्रेट फॉरेस्ट माउंटेन विला के प्रवेश द्वार पर खड़े लोग डर से कांप रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा, मानो एक अदृश्य पर्वत आसमान को चीर रहा हो। सारे बादल हट गए। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। लू शेंग वहां खड़ा था, मानो स्वर्ग को भेदने वाला भाला। वह पूरे संसार का केंद्र बन चुका था। टेरेस पर खड़े डॉम किंग्स के माता पिता स्तब्ध थे। यह मानव विकास की अंतिम सीमा है। डॉम किंग्स के माता पिता की आंखें फैल गईं। यही है वही महान व्यक्ति, गॉड ऑफ वॉर। वह सच में आ गया। किन शाओजून कांपते हुए बोला, लू शेंग, तुम ही गॉड ऑफ वॉर हो। डॉम किंग्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने खड़ा इंसान और वह विशाल शक्ति, दोनों को जोड़ना मुश्किल था। धीरे धीरे लू शेंग नीचे उतरा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर डॉम किंग्स का कांपता हुआ हाथ थाम लिया। लू शेंग ने धीरे और गंभीर आवाज में कहा, मैं बहुत समय से तुम्हें यह सच बताना चाहता था।
लेकिन सही मौका नहीं मिला। और सच कहूं तो मुझे डर था कि शायद तुम इसे स्वीकार नहीं कर पाओगी। सीधी बात, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही गॉड ऑफ वॉर है। डॉन किंग्स स्तब्ध खड़ी रही। कुछ ही पल बाद दोनों की नजर विला के मुख्य द्वार की ओर गई। ग्रीन लेक विला से कई शक्तिशाली लोग बाहर आए। ये सब इलाके के बड़े परिवारों के मुखिया थे। जैसे ही उन्होंने लू शेंग को देखा, वे तुरंत आगे बढ़े और 8 मीटर दूर रुककर झुक गए। डोंग शेंगी, किन हाओ और वैन ह्यूएटोंग गॉड ऑफ वॉर को प्रणाम करते हैं। डोंग शेंगी आगे आया और बोला, गॉड ऑफ वॉर, हमारे डोंग परिवार के घर में आपका आना हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ग्रीन लेक विला के बाहर पूरा माहौल शोर से भर गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह सच में ड्रैगन लीजन का गॉड ऑफ वॉर था। सब लोग सिर्फ उसकी एक झलक देखने आए थे, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ा था। डोंग किंग्स, किन शाओजून और किन जियाओयांग भी स्तब्ध थे। डोंग किंग्स ने धीरे से पूछा, पापा, क्या लू शेंग सच में गॉड ऑफ वॉर है? लू शेंग तुरंत आगे बढ़ा और डोंग शेंगी को उठाया। पिताजी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। चलिए अंदर चलते हैं। डोंग शेंगी खुशी से मुस्कुरा उठा। किन हाओ और वैन ह्यूएटोंग ईर्ष्या से भर गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, डोंग ने तो स्वर्ग का दामाद पकड़ लिया। उसका परिवार अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। जैसे ही अंदर वाले लोग विला में चले गए, बाहर भीड़ में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। वह सच में मार्शियल गॉड ऑफ वॉर था। और इतना जवान। कुछ महत्वाकांक्षी महिलाएं भी आपस में बातें करने लगीं। अगर डोंग परिवार की बेटी उसे पसंद आ सकती है, तो मेरे पास भी मौका है। तुम सोचती हो सिर्फ वही योग्य है? मेरी बेटी तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। इतना सुनते ही कई युवतियां विला की ओर दौड़ पड़ी। हटो, गॉड ऑफ वॉर मेरा है। भीड़ में एक बदसूरत मध्यम आयु की महिला भी घुसती चली आई। कौन जाने गॉड ऑफ वॉर को अनुभवी औरतें पसंद हों। उसने पीछे मुड़कर कहा, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? कुछ समय बाद विला के बाहर फिर शांति छा गई। अब वहां सिर्फ किन शाओजून, किन जियाओयांग और टूट चुका वैंग याओ खड़े थे। किन शाओजून अभी भी स्तब्ध था। लू शेंग, तुम आखिर हो कौन? कुछ देर बाद किन शाओजून हंस पड़ा। तुम सच में कमाल हो, लू शेंग। हमेशा से इतने नाटकीय। किन जियाओयांग ने कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। तुम ड्रैगन ब्रिगेड के सबसे बड़े दिग्गज के दोस्त हो। किन शाओजून मुस्कुराया। चिंता मत करो भाई, अब मैं अंदर के लोगों में हूं। फिर वह वैंग याओ के पास गया और मजाक उड़ाते हुए बोला, वैंग याओ, तुम्हारी बहादुरी को सलाम। गॉड ऑफ वॉर की लड़की छीनने की कोशिश, और ऊपर से उसे पीटने के लिए लोगों को बुलाना। तुम ड्रैगन कंट्री के सबसे बहादुर बेवकूफ हो। वैंग याओ घबराकर इधर उधर देखने लगा। वह अपने मार्शियल ब्रदर्स को ढूंढ रहा था, लेकिन वे सब गायब थे। किन शाओजून ने ठंडी आवाज में कहा, उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करो। वे समझ गए कि हवा किस दिशा में है और भाग गए। यह सुनते ही वैन याओ जमीन पर गिर पड़ा। मैं खत्म हो गया। 3 दिन बाद समुद्र के बीच एक निजी यॉट पर लू शेंग और डोंग किंग्स धूप में आराम कर रहे थे। लू शेंग बादलों को देखते हुए बोला, मेरे होने वाले ससुर लेवल 8 ग्रांड मास्टर हैं और मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। मैं उन्हें कैसे मना पाता? वह मुस्कुराया। इसका सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे मार्शल गॉड बनना ही था। डोंग किंग्स हंस पड़ी। ठीक है, बोर गॉड साहब, इतना घमंड मत करो।
लू शेंग ने ठंडी सोडा उठाई। मैंने जानबूझकर नहीं छिपाया था, बस मौका नहीं मिला। वह समुद्र की ओर देखते हुए बोला, काफी समय बाद इतना शांत महसूस हो रहा है। फिर उसने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन समुद्र के नीचे फैला दी और गहरे पानी के भीतर बहती छिपी धाराओं को महसूस करने लगा। यही वही जगह थी जिसकी उसे उम्मीद थी। उसी पल पीछे से आ रही एक बिना चालक वाली दूसरी यॉट अचानक रुक गई और गहरे समुद्र के बीच हल्के हल्के डोलने लगी। जहाज ठीक उसी लोकेशन पर रुका था जिसे लू शेंग ट्रैक कर रहा था, एक खास जगह जहां से गहरे अंधकार जैसी एक हल्की लेकिन साफ महसूस होने वाली अबिसल ऑरा लगातार आसपास के पानी में फैल रही थी। लू शेंग उठ खड़ा हुआ और जल्दी से आरामदायक लेकिन काम के कपड़े पहन लिए। उसने एक भारी बैकपैक अपने कंधों पर टांग लिया और गंभीर नजर से डॉम किंग्स की तरफ देखा। लोकेशन लॉक हो चुकी है। अब से तुम्हें हर 7 दिन बाद ठीक इसी जगह पर आकर मेरी प्रगति चेक करनी होगी और हमसे संपर्क बनाए रखना होगा। डॉम किंग्स ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता झलकी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराकर उसे छिपा लिया। वह आगे बढ़ी और अपने हाथ लू शेंग की गर्दन के चारों ओर डालकर उसे धीरे से चूम लिया। बस वादा करो सावधान रहोगे। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हुई। लू शेंग ने हल्की सी हामी भरी। इसके बाद बिना कुछ बोले वह रेलिंग पर चढ़ा और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। उसका शरीर साफ गोते के साथ गहरे पानी में उतर गया। जब सतह की आखिरी लहर भी शांत हो गई, डॉम किंग्स वहीं खड़ी उस जगह को देखती रही जहां उसका प्रिय व्यक्ति अंधेरे समुद्र में गायब हो चुका था। समुद्र की गहराइयों में लू शेंग का शरीर एक भारी पत्थर की तरह नीचे डूबता चला गया, ठंडे और दबाव से भरे पानी की परतों को पार करता हुआ। 5,000 मीटर, 10,000 मीटर, 20,000 मीटर। भयानक गति से नीचे उतरते हुए आखिर उसके पैर ब्लू स्टार की सबसे गहरी खाई की तलहटी पर टिके। सामान्य तौर पर इस ग्रह के समुद्र की गहराई 10 से 20,000 मीटर तक ही होती है। उससे आगे की गहराई आमतौर पर हयुया डंजियंस जैसी जगहों में मिलती है। लेकिन इस बार लू शेंग यहां शुद्ध कल्टीवेशन के लिए आया था। उसने डंजियन की अव्यवस्थित दुनिया की बजाय प्राकृतिक अबिस के भारी दबाव को चुना था, ताकि अपनी आत्मा को और मजबूत बना सके। मैंने ड्रैगन डिवीजन को दुनिया भर की बड़ी खदानों पर निगरानी बढ़ाने का आदेश दे दिया है, उसने सोचा। बस उम्मीद है कि आने वाली आपदा के कुछ ठोस सबूत समय रहते मिल जाएं। उस सपनों की दुनिया में देखे गए अपोकलिप्स के दृश्य उसके मन में गहरे बैठ चुके थे। बाहर से वह शांत दिखता था, लेकिन अंदर हर दिन उसे लगता था कि पूरी सभ्यता का अंत उसके कंधों पर आ टिका है। अंतिम अपोकलिप्स आने में अब सिर्फ 8 साल बचे थे, और इस समय उसके पास विकल्प बहुत कम थे। अगर वह कल ही आपदा का स्रोत खोज भी ले, तो भी उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं थी कि पूरी दुनिया के विनाश को रोक सके। जो भी किस्मत में होगा, मैं उसका सामना सीधे करूंगा, उसने दृढ़ता से सोचा। संकट की वजह मायने नहीं रखती, असली बात मेरी ताकत है। अगर मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि आसमान भी तोड़ सकूं, तो कोई भी संकट मुझे रोक नहीं पाएगा। भारी पानी के दबाव के बीच उसने अपना बैकपैक नीचे रखा। उस बैग में उच्च शुद्धता वाले एनर्जी क्रिस्टल्स भरे हुए थे, उस कठिन साधना के लिए जरूरी ईंधन जो वह शुरू करने वाला था। लू शेंग ने दृढ़ निश्चय से आंखें बंद कीं और पद्मासन में बैठ गया। 20,000 मीटर गहरे उस अंधेरे गर्त में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची थी, उसने अपनी लंबी साधना शुरू करने की तैयारी कर ली। उसका मजबूत बैकपैक समुद्र के जबरदस्त दबाव से लगभग तुरंत कुचल गया।
कपड़ा फट गया और अंदर भरे हुए हीरे जैसे चमकते एनर्जी क्रिस्टल्स अंधेरे समुद्र में भी चमकने लगे। लू शेंग ने भारी लग रहे हाथ से एक अंगूठे के आकार का क्रिस्टल उठाया और बिना झिझक उसे मुंह में डाल लिया। उसके शक्तिशाली पाचन तंत्र ने तुरंत उस क्रिस्टल को चूर चूर कर दिया। अचानक उसके शरीर के भीतर जबरदस्त सेलेस्टियल एनर्जी फूट पड़ी। उसके मार्शियल बॉडी के भीतर मौजूद जटिल स्टार मैप चमकने लगा और उस ऊर्जा को सोखते हुए उसकी इमॉर्टल सेल्स को पोषण देने लगा। लू शेंग ने आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो अंधेरे समुद्र को चीर रही थी। ब्लू स्टार का समुद्र अपनी प्राकृतिक सीमा तक पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा दबाव वाली जगह यही है। यही मैं अपने मार्शियल बॉडी, आत्मा और मार्शियल विल को अंतिम सीमा तक मजबूत कर सकता हूं। मैं यहीं इंतजार करूंगा जब तक वह लॉर्ड गाइड नहीं आ जाता। और जिस दिन वह आएगा, उसी लेवल 10 गाइड के दबाव को अंतिम हथौड़े की तरह इस्तेमाल करके मैं अपनी सीमाएं तोड़ दूंगा और सीधे 9th लेवल मार्शियल सेंट में प्रवेश करूंगा। उसने सब कुछ एक ही निर्णायक छलांग पर दांव पर लगा दिया था, मानव सीमा को पार करके असली 9th लेवल मार्शियल सेंट बनने के लिए। उस दिन के बाद एक तय रूटीन बन गया। हर 7 दिन बाद लू शेंग समुद्र की गहराई से ऊपर आता और डॉम किंग्स से मिलता। इस तरह उसका परिवार और ड्रैगन डिवीजन से संपर्क बना रहता। बाकी समय वह गहरे समुद्र में कठोर साधना करता रहा और एनर्जी क्रिस्टल्स को सोखते हुए उसकी ताकत तेजी से बढ़ती गई। कभी कभी गहरे समुद्र के भयानक राक्षस भी उस ऊर्जा से आकर्षित होकर पास आने लगते, लेकिन जैसे ही वे करीब आते, लू शेंग बस आंखें बंद कर देता। उसकी सुनहरी रोशनी गायब हो जाती और उसकी जगह एक ऐसी ठंडी किलिंग इंटेंट फैल जाती कि पानी तक जमता हुआ महसूस होता। उसके शरीर में इमॉर्टल सेल्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी। वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट से उसे 278 इमॉर्टल सेल्स का नियंत्रण मिला था। अब वे खुद ब खुद बढ़ रहे थे और उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। जब उसकी शक्ति समुद्र की लहरों की तरह बढ़ रही थी, लू शेंग अक्सर चुपचाप सोचता रहता था कि जब उसका असली मार्शल आर्ट्स धर्मा इमेज प्रकट होगा, तो उसका रूप कितना भयानक और शानदार होगा। समय नदी की तरह बहता रहा और 3 महीने पल भर में गुजर गए। सेंट कंट्री के विशाल सुनहरे रेगिस्तान में गर्मी असहनीय थी। प्राचीन समय में इस जगह को डेथ जोन कहा जाता था, 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर का बंजर इलाका। उसी वीरान जगह पर कई मार्शियल सेंट्स खड़े थे, आसमान से आने वाले मेहमान का इंतजार करते हुए। रेत के टीलों के बीच 1000 से ज्यादा एलीट योद्धा खड़े थे। हर किसी से जबरदस्त शक्ति की आभा निकल रही थी। उनका नेतृत्व एक मध्य आयु का आदमी कर रहा था, कम्बरलैंड। उसके साथ वर्ल्ड मार्शियल आर्ट्स एसोसिएशन और वेस्टर्न मार्शियल आर्ट्स अलायंस के 13 मार्शियल सेंट्स भी थे। तभी अचानक एक आवाज आई, वह आ गया, और उसी पल सभी मार्शियल सेंट्स घुटनों के बल झुक गए। कुछ देर बाद एक गहरे नीले रंग का स्पेसक्राफ्ट आसमान से उतरता हुआ दिखाई दिया। वह रेगिस्तान के ऊपर कुछ दर्जन मीटर की ऊंचाई पर रुक गया। उसमें न आवाज थी, न झटका, मानो गुरुत्वाकर्षण के नियम उसके लिए मायने ही न रखते हों। फिर जहाज के नीचे एक त्रिकोणीय दरवाजा खुला और सफेद चमकदार रोशनी बाहर फैल गई। हम लॉर्ड गाइड का स्वागत करते हैं, सभी मार्शियल सेंट्स एक साथ गरजे। और उस चमकती रोशनी के बीच एक लंबी आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। रोशनी से 1-2 मीटर से भी लंबा युवक बाहर आया। उसके गहरे सुनहरे बाल चमक रहे थे। उसकी आंखें हल्की बैंगनी थीं। वह एक रहस्यमय बैंगनी बॉडी सूट पहने हुए था जो उसकी लगभग परफेक्ट काया से चिपका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब गहराई थी, मानो आकाश जितनी विशाल।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह दिखाई दिया, कम्बरलैंड और बाकी लोग श्रद्धा से कांप उठे। गाइड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी समय हो गया है ना? उसने उंगली चटकाई और हवा में कई चांदी जैसे स्तंभ प्रकट हो गए जो रेत में धंस गए। ये वही चीजें हैं जो तुम लोगों ने पिछले चक्र में मांगी थीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह देखकर सबके चेहरों पर खुशी चमक उठी। कम्बरलैंड और नीचे झुक गया। हम आपके आभारी हैं, मेरे स्वामी। गाइड का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए। इस चक्र के एनर्जी क्रिस्टल्स कहाँ हैं? अभी लाओ। हर बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। यह मुझे पसंद नहीं, उसने खतरनाक आवाज में कहा। कम्बरलैंड के माथे पर पसीना आ गया। एनर्जी क्रिस्टल्स, मेरे स्वामी। इस बार हम पूरी मात्रा तैयार नहीं कर पाए। यह सुनते ही माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। गाइड का चेहरा सख्त हो गया और आसपास की हवा भारी हो गई। लोगों को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। तुम कह रहे हो कि एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं हैं? उसकी आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। उसकी आभा फट पड़ी। मार्शल सेंट्स तक जमीन पर दब गए। कम्बरलैंड मुश्किल से बोल पाया, लॉर्ड लैनचेन, सुनिए। उत्पादन इस बार 30% ज्यादा था। कुल मिलाकर 470 किलो से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल्स थे। लेकिन बोलते समय उसका शरीर डर से कांप रहा था। लैनचेन ने दांत भींचे। लेकिन क्या? कम्बरलैंड ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हमने उन्हें छिपाया नहीं। उन्हें किसी और ने छीन लिया। फिर एक होलोग्राफिक स्क्रीन चालू हुई। वीडियो में समुद्र के ऊपर एक युवक दिखाई दे रहा था, लू शेंग। वह एक विशाल मार्शियल दाओ धर्मा अवतार से लड़ रहा था और उसे टुकड़े टुकड़े कर रहा था। वीडियो में लू शेंग की आवाज गूंजी, इस दुनिया में, आसमान और धरती के बीच, मैं अकेला खड़ा हूं। मैं सच में अजेय हूं। अगर कोई गाइड है तो उसे खुद आकर मुझसे बात करनी चाहिए। वीडियो खत्म हो गया। लैनचेन मुस्कुराया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो यह लड़का मुझसे मिलना चाहता है, उसने कहा, ठीक है। मुझे भी उसकी घमंड की सीमा देखनी है। वह हंसा। अब यह यात्रा इतनी उबाऊ नहीं रहेगी। उसी समय ड्रैगन कंट्री में टैन झोंगयू ध्यान में बैठा था। उसने अचानक आंखें खोलीं और एक डिवाइस निकाला। उसने धीरे से कहा, यह भारी आभा। गाइड आखिर आ ही गया। वह दूर देखते हुए बुदबुदाया, लू शेंग, देखते हैं जब तुम सच में किसी सेलेस्टियल बीइंग के सामने खड़े होगे तब क्या होगा। उसी समय ट्रांसेंडेंस मार्शल आर्ट्स जिम में लियन सू आराम से लेटी हुई थी। उसने लिन वॉन वन से मुस्कुराकर पूछा, वॉन वन, क्या किसी ने तुम्हारा दिल जीता है? और फिर लड़की बुदबुदाई, बात को घुमाने और अपनी झेंप छिपाने की कोशिश करते हुए, सिर्फ तुम्हारी टांगों की मालिश करना भी मेरे लिए बहुत थकाने वाला काम है। तुम्हारा मार्शल सेंट शरीर इतना घना और ताकतवर है कि मेरे हाथों को ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सख्त अटूट संगमरमर को दबा रही हूं। अपनी बेटी का ध्यान भटकता हुआ और उसकी आंखों में दूर सा खोया हुआ भाव देखकर लियन सू ने मुस्कुराते हुए फिर छेड़ा, क्या बात है? क्या इस पूरे बड़े जिम में एक भी ऐसा लड़का नहीं है जिसने तुम्हारा दिल जरा भी जीत लिया हो? लिन वॉन वन ने कुछ पल के लिए हाथ रोक दिए और हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे का पसीना हल्के से पोंछा। ऐसी बात नहीं है, मॉम। बस मैं बचपन से ही यहाँ सबके साथ बड़ी हुई हूँ। मेरे लिए तो ये सब भाई बहन जैसे हैं, बस परिवार की तरह। इनके साथ डेट करने का ख्याल ही अजीब लगता है।
हाँ, ये बात तो सही है, लियन सू ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मानो अपनी बेटी की सीमित दुनिया को समझ रही हो। लेकिन इन दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में क्या? क्या कभी हमारे इस छोटे से दायरे से बाहर किसी के बारे में सोचा है? लिन वॉन वन ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, मैं बचपन से ज्यादा बाहर गई ही नहीं, मॉम। बाहर की दुनिया में किसी को इतना जानती ही नहीं कि उसके बारे में सोच सकूं। लियन सू सीधी बैठ गई और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर सोचकर बताओ, उन कुछ मौकों में जब तुम बाहर गई थी, वहां मिले लोगों में किसने तुम्हारे दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ा? लिन वॉन वन ने अपनी ठोड़ी हाथों पर टिकाई, उसका गुड़िया सा नाजुक चेहरा गहरी सोच में डूब गया। वह ट्रांसेंडेंस जिम के बाहर की दुनिया से जुड़ी अपनी कम यादों में तलाश करने लगी, उस एक चेहरे को जो बाकी साधारण भीड़ से अलग था। काफी देर की खामोशी के बाद लड़की ने आखिर धीरे से कहा, अगर किसी ने मुझ पर सबसे गहरा असर छोड़ा है तो वो डॉम किंग्स का बॉयफ्रेंड होगा, लू शेंग। लिन वॉन वन आगे बोली, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। मुझे याद है, जब किंग्स उस डरावनी भूमिगत गुफा में फंस गई थी, तब सब लोगों ने तलाश छोड़ दी थी और मान लिया था कि वो खो गई है। लेकिन लू शेंग ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जान और भविष्य दांव पर लगा दिया, बस उसे बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद गया। अगर मुझे कभी बॉयफ्रेंड मिला तो मैं चाहूंगी कि उसमें भी वही हिम्मत और अटूट लगन हो। दुनिया की नजर में लू शेंग वो राक्षस था जिसने ग्रेट सेक्ट असेंबली में अकेले ही मार्शल सेंट्स को शर्मिंदा कर दिया था और साबित कर दिया था कि इंसानों में वो अजेय है। लेकिन लिन वॉन वन के दिल में उसकी असली महानता उस ताकत में नहीं थी, बल्कि डॉम किंग्स को अंधेरे से बचाने वाली उसकी लगन में थी। लियन सू के चेहरे पर हल्की, सोचती हुई मुस्कान उभरी। उसने मन ही मन सोचा, अगर किस्मत ने चाहा तो शायद लिन वॉन वन और लू शेंग की मुलाकात फिर हो सकती है। और शायद उसकी बढ़ती हुई कहानी की छाया में उनकी अपनी नई कहानी भी शुरू हो जाए। अचानक लियन सू के होठों से एक तेज सांस निकली और कमरे की शांति टूट गई। उसकी जेब में रखा पतला, हाईटेक कम्युनिकेटर जोर जोर से कंपन करने लगा और उसकी सतह पर लाल चेतावनी लाइटें तेजी से चमकने लगीं। मुझे तुरंत जाना होगा। कब वापस आऊंगी पता नहीं, इसलिए आज रात मेरा इंतजार मत करना और डिनर भी मत बनाना। कुछ भी समझाने से पहले ही लियन सू बिजली जैसी रफ्तार से गायब हो गई, लिन वॉन वन को पूरी तरह उलझन में छोड़कर। रुको मॉम, आप कहाँ जा रही हो? लड़की ने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ खाली हवा में खो गई। लियन सू ऐसी गति से दौड़ रही थी जो लगभग अलौकिक लग रही थी, और उसका दिमाग उसके कदमों से भी तेज चल रहा था। लॉर्ड गाइड आखिरकार इस ग्रह पर उतर चुका है। किस्मत के पहिए अब अराजक अंत की ओर घूमने लगे हैं। उम्मीद है लू शेंग ने मेरी पिछली चेतावनी सच में सुनी होगी, उसने चिंता से सोचा। मुझे खुद जाकर ये टकराव देखना होगा। दुनिया बदलने वाली है और इस तूफान के ठीक बीच में लू शेंग खड़ा है। उधर एक ए रैंक डंजियन के उथल-पुथल भरे युद्ध क्षेत्र के बीच एक बेहद खूबसूरत युवा योद्धा हिंसा के भंवर के बीच खड़ा था और दुश्मनों को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रहा था। वह विनाश की मशीन की तरह राक्षसी जानवरों की भीड़ में घूम रहा था, उसकी हर चोट एक जान ले रही थी। सूखी फटी जमीन तेजी से गहरे लाल खून से रंगती जा रही थी, क्योंकि वह डरावनी दक्षता से राक्षसों को काटता जा रहा था। युद्ध क्षेत्र में मौजूद बाकी अनुभवी योद्धा अपनी लड़ाई रोककर बस स्तब्ध खड़े थे, मुंह खुले हुए, उस अद्भुत मार्शल कौशल का प्रदर्शन देखते हुए। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा, उसके दिल में डर के साथ गहरा सम्मान पैदा हो गया। यह आदमी लड़ाई का पागल था,
उच्च स्तर के राक्षसों को उसी ठंडे और व्यवस्थित तरीके से मार रहा था जैसे कोई कर्ज वसूलने वाला अपना हिसाब बराबर करता है। झाओ जी की आंखों में थकान और पागल खुशी का अजीब मिश्रण चमक रहा था। उसने खुद से फुसफुसाया, यह गॉड ऑफ बोर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक सच में कमाल है। हर चक्र के साथ मुझे नई समझ मिलती है और ताकत अचानक बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे किसी महान विशेषज्ञ ने बनाया होगा। एक भारी सांस लेकर झाओ जी ने खुद को संभाला और फिर से लड़ाई में कूदने ही वाला था। लेकिन अचानक वह रुक गया और सिर उठाकर दूर आसमान की ओर देखने लगा, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। रुको, मुझे महसूस हो रहा है। गाइड, लॉर्ड गाइड आखिरकार आ गया है। जैसे ही उसने यह कहा, वह अचानक चौंककर होश में आया। उसने जोर से सिर हिलाया, मानो दिमाग साफ करने की कोशिश कर रहा हो। गाइड, मैं आखिर क्या बकवास कर रहा हूं? धत, इस भविष्य की टूटी फूटी यादों ने फिर से दिमाग खराब कर दिया। झाओ जी ने भौहें सिकोड़ लीं, उन अजीब यादों को जबरदस्ती दिमाग से निकाल दिया और फिर से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वह गुर्राया और फिर से राक्षसों को काटने लगा। उसे बस 10 मिलियन और राक्षस मारने थे, तभी वह अपने असली संसार में लौटकर अपना इनाम ले सकता था। तभी उसका लंबे समय से इंतजार किया हुआ बदला आखिर पूरा हो सकेगा। इसी बीच जैसे ही उस आकाशीय मेहमान का जहाज पृथ्वी पर उतरा, उसकी खबर दुनिया के गुप्त चैनलों में जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के हर मार्शियल सेंट को, यहाँ तक कि जो रेगिस्तान में मौजूद नहीं थे, उसी पल आपात सूचना मिल गई। आकाशीय मेहमानों का युग सच में शुरू हो चुका था और दुनिया के शीर्ष योद्धाओं को बुलाया जा रहा था। अब पूरी दुनिया की नजर ड्रैगन कंट्री पर टिक गई थी। निंघाई सी की शांत लहरों पर एक लग्जरी यॉट धीरे धीरे हिल रही थी। डॉन किंग्स साधारण कपड़ों में नाव के अगले हिस्से पर बैठी थी। लू शेंग हर 7 दिन में सिर्फ एक बार सतह पर आता था, लेकिन वह ज्यादातर समय यहीं समुद्र पर बिताती थी। उसे लगता था कि यही तरीका है उसके करीब रहने का, ताकि जैसे ही वह लौटे वह सबसे पहले उसे देख सके। अचानक डॉन किंग्स के दिल में अजीब बेचैनी दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य काले बादल ने अचानक दोपहर के सूरज को ढक लिया हो। एक ठंडी घबराहट ने उसके दिल को जकड़ लिया और उसकी सांस अटक गई। बताओ युवती, उसके ठीक पीछे से एक ठंडी और भारी आवाज गूंजी, जिसकी ताकत से समुद्र की लहरों की आवाज भी दब गई। क्या तुम्हें लू शेंग नाम के व्यक्ति की वर्तमान जगह के बारे में कुछ पता है? डॉन किंग्स तुरंत मुड़ी और उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना निकल आया। अभी तक खाली डेक अब खाली नहीं था। वहां ताकतवर योद्धाओं का एक समूह खड़ा था और उनके बीच एक लंबा रहस्यमय आदमी था जिसकी मौजूदगी हवा को भी भारी बना रही थी। समूह के बीच खड़ा आदमी इतना डरावना आभामंडल फैला रहा था कि उसकी मौजूदगी ही दबाव बना रही थी। एक नजर में ही उसने उसे पहचान लिया। समाचारों में देखा हुआ चेहरा, ड्रैगन कंट्री का मार्शियल सेंट टैन झोंगेऊ। अगर टैन झोंगेऊ जैसे व्यक्ति यहाँ खड़े थे, तो बाकी लोग भी मार्शियल सेंट्स ही होंगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां एक और व्यक्ति भी था, वह केंद्र में खड़ा था और यहाँ तक कि प्रसिद्ध मार्शियल सेंट्स भी उसे भय और सम्मान के साथ संबोधित कर रहे थे। ये मार्शल दुनिया के सबसे खतरनाक लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे? क्या वे लू शेंग के लिए आए थे? वह समझ नहीं पा रही थी, ये दोस्त हैं या नए घातक दुश्मन। लैन चेन ने टैन झोंगेऊ की ओर हल्की नजर डाली और सामान्य लहजे में पूछा, झाओ जी कहाँ है? वह मुझे लेने यहाँ क्यों नहीं आया? लेकिन टैन झोंगेऊ जवाब देता उससे पहले ही लैन चेन हल्के से हंस पड़ा। अब याद आया। उसे उस अजय नौजवान ने बुरी तरह हराया था, है ना? उसी समय कम्बरलैंड आगे बढ़ा
और नीचे यॉट पर खड़ी डोंग किंग्स की ओर इशारा किया। लॉर्ड, इस महिला का लू शेंग से बहुत करीबी संबंध है। अगर हम ठीक से पूछताछ करें तो यह हमें सीधे उसकी छिपी हुई जगह तक ले जाएगी। फिर हम अपने चुराए हुए एनर्जी क्रिस्टल्स वापस ले सकेंगे। कम्बरलैंड की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डोंग किंग्स के जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग गई। वह अचानक रेलिंग की ओर पूरी ताकत से दौड़ी। मुझे भागना होगा, उसने घबराकर सोचा। मैं इन्हें मुझे पकड़ने नहीं दे सकती। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में कूदने वाली थी, उसके आसपास की दुनिया मानो जम गई। उसका शरीर बीच हरकत में ही रुक गया, जैसे किसी वीडियो को रोक दिया गया है। उसके मांसपेशियां जवाब नहीं दे रही थीं, और उसका डरा हुआ चेहरा उसी हालत में जड़ हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रही, वह डर से समझ गई। कम्बरलैंड ने नीचे देखते हुए उदासीनता से कहा, एक साधारण रैंक 6 प्रैक्टिशनर सच में सोचती है कि वह हमारी मौजूदगी से भाग सकती है? कितनी भोली सोच है। उसने बस उंगली हिलाई और प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया। कम्बरलैंड अचानक एक गहरी और बर्फीली आवाज आसमान में गूंजी, इतनी ताकत से कि कम्बरलैंड खुद चौंककर पीछे हट गया और समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं।